ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलॉग एकेडमी। एंड अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वेक्टर सबस्पेसेस है। हमने इससे पहले क्या क्या पढ़ लिया है? वेक्टर स्पेस पढ़ लिया बस, ठीक है। वेक्टर स्पेस पढ़ा, उसके क्वेश्चंस देखे हमने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की, थोड़ा बहुत ज्योमेट्रिकली विजुअलाइज करने की कोशिश की, ठीक है। और हमने उसकी जो प्रॉपर्टीज है, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव वगैरह, इस पर क्वेश्चंस देखे उससे पहले वाले लेक्चर में, ठीक है। तो देखो, मैं अगर जल्दी से थोड़ा सा सम अप करूं तो हमने देखा था एक सेट ये है, दूसरा सेट ये है, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि एक ग्रुप से दूसरे, इस सेट से दूसरे सेट तक, मतलब अगर मैं इसे एफ बोलता हूं अंडर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और इसे मैंने वी लिया था अंडर एडिशन, ठीक है जी। मैं इसे क्या बोल रहा था? अबेलियन ग्रुप, और मैं इसे क्या बोल रहा था? फील्ड, ठीक है जी। तो फिर एक स्टार सच दैट फ्रॉम एफ क्रॉस वी टू वी वेक्टर स्पेस हो जाता है जब ये कुछ और भी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे अदर देन इसके, मतलब ये तो ऑब्वियसली जब एफ क्रॉस वी टू वी है तो एफ क्या मेरे पास फील्ड और वी अबेलियन ग्रुप तो होना ही चाहिए। अदर देन इसके अलावा कौन सी चार प्रॉपर्टीज थी, वो भी मैंने लास्ट लेक्चर में करवाई थी, जो भी थी, पता है ना आपको, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ थी, इसके लिए आइडेंटिटी लॉ थे, इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वेक्टर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ थे, ठीक है। चार प्रॉपर्टीज थी। तो ये चार प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन एबिलियन, और ये फील्ड अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप, और अंडर मल्टीप्लिकेशन एबिलियन ग्रुप, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है जी। ये सब मैंने याद करवाने की आपको कोशिश की थी। ओके, तो देखो आज हम क्या करने वाले हैं, उसी के बाद इसी से आगे मैं कहाँ जाने वाला हूँ, यहाँ। मान लो कि अब तक मेरे पास वी था एक एबिलियन ग्रुप, लेकिन अब मैंने इस वी में ना एक डब्ल्यू ले लिया। अब ये डब्ल्यू कौन है बे? ठीक है, डब्ल्यू ले लिया ना, ठीक है। अब देखो डब्ल्यू क्या है कि पॉइंट जो नोट करने वाला है ना, वो ये है कि डब्ल्यू एक नॉन एम्प्टी सेट है, किसका? वी का, ठीक है जी। डब्ल्यू एक नॉन एम्प्टी सेट ऑफ है वी का, ऑफ वी का है, ठीक है। देखो W एक नॉन एम्प्टी सेट है वी का। अब देखो मेरे को क्या करना है, मेरे को इसमें अब ये देखना है कि ये जो W है ना, ये सबस्पेस कब बनेगा। ये मेरे पास वेक्टर स्पेस तो था ही, अब इस वेक्टर स्पेस का जो सेट मैंने लिया W नॉन एम्प्टी सेट है, अब मेरे को देखना है कि वो जो W है वो सबस्पेस कब बनेगा। तो देखो डेफिनेशन क्या कहती है सबस्पेस की, वी, ये सब ठीक है, W इज अ वेक्टर स्पेस ओवर F विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशंस ऑफ वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी या नहीं है? ठीक, मतलब जिन ऑपरेशंस के साथ ये मेरा स्पेस बन रहा था ना, वेक्टर स्पेस बन रहा था वी ओवर एफ, जिन ऑपरेशंस के साथ, उन्हीं सब ऑपरेशंस के साथ डब्ल्यू भी मेरे पास क्या बनेगा आज? सब स्पेस बनेगा। तो फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये कि सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बहुत सारे आते हैं, जिन्होंने लास्ट लेक्चर देखे होंगे उन्हें पता होगा कि यहाँ अगर एबिलियन ग्रुप नहीं होता तो क्या होता। भाई एबिलियन ग्रुप लिया मैंने यहाँ, लेकिन अगर मैं यहाँ फील्ड ले लेता तो क्या होता, मैं यहाँ रिंग ले लेता, यहाँ फील्ड तो ले ही रखा है, यहाँ रिंग ले लेता तो क्या होता, यहाँ कुछ और ले लेता तो क्या होता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये भी है, ठीक है। और अब आज की डेट में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई ये जो जो मैंने डब्ल्यू लिया है नॉन एम्प्टी सेट है वी का। ओके, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भूल गया, ठीक है। देखो कहाँ थे हम, मैंने W लिया एक नॉन एम्प्टी सेट V का, जिसे मुझे आज प्रूव करना है कि ये सबस्पेस कब होगा, ठीक है। तो अब हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो मेरा W, जो मेरा नॉन एम्प्टी सेट है, उसे अगर मुझे सबस्पेस प्रूव करना है तो क्या मुझे आज सारी की सारी वही प्रॉपर्टीज लगानी पड़ेंगी जो मैंने इनमें लगाकर चेक करनी पड़ रही थी मुझे वेक्टर स्पेस के लिए, भाई करनी पड़ रही थी ना। मतलब मेरे को इसे अगर वेक्टर स्पेस प्रूव करना हो, मान लो इस स्ट्रक्चर को, मेरे को बस ये इनकी सब सारी अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन दे दिया, तो मुझे देखना पड़ता था ये 5 प्रॉपर्टीज लगानी पड़ती थी जिससे वो एबिलियन अंडर एडिशन अंडर एबिलियन ग्रुप प्रूव हो, ये फील्ड अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप प्रूव हो, ये फील्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन एबिलियन ग्रुप प्रूव हो, ये फील्ड 2 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज को भी सेटिस्फाई करे, लेफ्ट हैंड डिस्ट्रीब्यूटर, राइट हैंड डिस्ट्रीब्यूटर, 5 प्रॉपर्टीज 2 प्रॉपर्टीज 5, 17 प्रॉपर्टीज। समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? तो अगर आज मेरे पास V का कोई सेट है W जो नॉन एम्प्टी है, और अगर मुझे अब आज उसे वेक्टर सबस्पेस प्रूव करना हो, तो क्या मैं आज भी वही सब 16-17 प्रॉपर्टीज प्रूव करने बैठूंगा? नहीं। क्यों जी?
क्यों नहीं बैठता मैं आज इन्हें प्रूव करने के लिए, मैं क्यों नहीं कह रहा था कि आज भी मुझे यही बताओ। देखो पहली चीज तो ये कि ये जैसे बोल रहा है ना कि V ओवर F ले रहा है, तो इसमें फील्ड पहले से ही बोल रहा है, तो अब अगर इसमें से W ओवर F लेगा तो फील्ड पहले से देगा, तो इसका मतलब प्रॉपर्टीज तो हो गई भाई। उसी फील्ड पर अगर मुझे देखना है तो मुझे इस W को देखना है, तो W अब मुझे अबेलियन ग्रुप प्रूव करना चाहिए, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव वगैरह। इसमें से क्यों मैं सारी प्रॉपर्टीज नहीं देखता हूँ, क्योंकि देखा जाए तो कुछ प्रॉपर्टीज ऑलरेडी, क्योंकि वो इसी सेट के अंदर है तो उसी सेट की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रह जाती हैं, जैसे मेरे को क्लोजर प्रॉपर्टी तो दिखानी पड़ेगी W V1, अगर मान लो कि V1 है कोई और V2 है, वो मेरे W में बिलोंग करते हैं, तो आज मेरे को बताना पड़ेगा कि क्या V1 प्लस V2 भी W में बिलोंग करें। ये होती है ना जी क्लोजर प्रॉपर्टी, तो मेरे को बतानी पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी, ये जो मैं इसमें ले रहा था एक्सटर्नल कंपोजिशन, वो आज भी मुझे दिखानी पड़ेगी अल्फा और W की, मतलब अल्फा का कोई भी एलिमेंट लूं और मैं V से उसे प्रोडक्ट करूं तो वो W में ही आए, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा जी कि अल्फा, तो मैं क्या कहूंगा कि ये जो वेक्टर स्पेस है, जो W है, सॉरी, ये जो सेट है स्केलर, मतलब सॉरी अंडर एडिशन ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, और अंडर मल्टीप्लिकेशन वाली भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। यही है जी आज का नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन किसी भी सेट को सबस्पेस प्रूव करने के लिए, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई भी V1 और V2 हो जो W में बिलोंग कर रहे हैं, तो V1 प्लस V2 भी W में बिलोंग करने चाहिए, पहली चीज। दूसरी, अगर फील्ड से स्केलर आ रहा है और सेट से वेक्टर आ रहा है ना भाई, वेक्टर्स है तो उसके सारे एलिमेंट्स को मैं वेक्टर्स बोलता हूँ, फील्ड के सारे एलिमेंट्स को मैं स्केलर बोल रहा हूँ, तो अल्फा डॉट V मेरे पास क्या आना चाहिए, बिलोंग्स टू W। अब देखो मैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकता हूँ इनसे, मतलब इनसे मैं क्या लिख सकता हूँ कि अल्फा V1 प्लस बीटा V2 बिलोंग करने चाहिए W में, जब कब अल्फा बीटा बिलोंग करेंगे कहाँ से, फील्ड से, और V1 V2 बिलोंग करेंगे कहाँ से, W से, ठीक है जी। मतलब बेसिकली उस वेक्टर से जो भी मेरे को दे रखा होगा, मतलब W से, ठीक है। तो मेरे पास ये चीज इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है जी। तो मेरे पास ये चीज मेरे पास क्या हो गई जी, इंपॉर्टेंट हो गई। समझ रहे हो ये बात, समझ में आए सबस्पेस, मतलब बेसिकली क्या है कि मेरे को अगर कोई भी सेट को सबस्पेस प्रूव करना है तो मैं क्या करने वाला हूं कि मैं उसके अंदर बस अल्फा V1 प्लस बीटा V2 देख लूंगा, और कोई भी क्वेश्चन हो आप तो शुरू हो जाओ, उसमें प्रॉपर्टी लगाना शुरू कर दो, अपने आप हो जाएगा। मैं भी बताऊंगा, खूब सारे क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई, ये चीज भी इंपॉर्टेंट थी, ये भी हो गई। अब देखो एक और इधर, ये इसका क्या मतलब है कि कोई भी अगर मेरे पास वेक्टर स्पेस है V ओवर F, ठीक है, कोई भी वेक्टर स्पेस है मेरे पास V ओवर F, तो जो जीरो सबस्पेस होता है ना, इसे बोलते हैं जीरो सबस्पेस, ये भी एक सबस्पेस बनता है, और V ओवर V मतलब V इटसेल्फ इज अ सबस्पेस, ठीक है। इन दोनों सबस्पेस को बोला जाता है जी इम्प्रॉपर सबस्पेस, और इनके अलावा कोई भी सबस्पेस हो उसे बोलते हैं प्रॉपर सबस्पेस, ठीक है। बात आ रही है समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ। एक V ओवर F है, उसके अंदर एक कोई भी जीरो सबस्पेस जो होगा, जीरो को एक अकेला जीरो भी सबस्पेस बन रहा है, वो जो जीरो सबस्पेस होगा वो, और वो जो V खुद है, वो दोनों जो सबस्पेस होते हैं उन्हें इम्प्रॉपर सबस्पेस कहते हैं, और उनके अलावा जितने भी सबस्पेस होंगे उन्हें प्रॉपर सबस्पेस कहेंगे, ठीक है जी। ये चीज खत्म। अब देखो ये चीज ये इंपॉर्टेंट है, इससे ये सारे क्वेश्चन प्रूव होंगे। बताओ जी कैसे होंगे, बताओ मेरे को फटाफट। इफ F ओवर F डैश, देखो अब मुझे आज ये बताना है कि मेरा वेक्टर स्पेस है R, ये मैंने V ले लिया, और F मैंने ले रखा है जी Q√2, ठीक है। ये Q√2 आज इसने फील्ड ले लिया, आपको पता है ना ये फील्ड होती है, क्यों होती है, क्योंकि इसमें इस टाइप के एलिमेंट्स आते हैं, ये स्ट्रक्चर होता है, और प्रूव करने लगोगे तो शाम हो जाएगी, ठीक है जी। AB बिलोंग्स टू, चलो जो भी है Q से आ रहे होंगे, ठीक है ना। अच्छा अब देखो, तो ये एक फील्ड होती है, और ये मेरे पास V क्या है जी, R जो है, ये क्या ले लिया, वेक्टर स्पेस। अब मैं इसमें कोई भी, मैं इसमें एक W लूंगा, सेट कोई भी, मतलब इस टाइप से, तो मेरे को ये बताना है कि क्या वो सबस्पेस होंगे या नहीं होंगे। जैसे आज इसने ये ले लिया WQ, ये Q√2, ये C, ये, तो अभी सारे क्वेश्चन बताने कि ये जी सबस्पेस होंगे या नहीं होंगे। अब देखो आप किसी और तरीके से करना चाहो इन्हें कर लेना, देख लेना, बहुत सारी बुक्स हैं जिनमें जो जो लिख रहा हो वो देख लेना, ठीक है। तो मैं इस तरीके से बताने वाला हूँ, मैं इस रिजल्ट की हेल्प से बताने वाला हूँ। क्या कह रहे हैं जी ये देखो,
इफ एफ ओवर एफ डैश, एक तो ये देखो इज अ वेक्टर स्पेस वेयर एफ एंड एफ डैश आर फील्ड्स, मतलब पहले से ही दे रखा है जो उसके लिए है। इफ एफ एंड एफ डैश, ठीक है, मेरे पास आज एफ ये है और एफ डैश क्या है ये, बात आ रही है समझ में, ठीक है। इफ एफ एंड एफ डैश इज अ वेक्टर स्पेस वेयर एफ एंड एफ डैश आर फील्ड, दोनों है भाई, एफ जो है आर मेरी फील्ड है, एफ डैश मेरी क्यू रूट टू ये भी फील्ड है, ठीक है जी। देन एफ वन ओवर एफ टू इज अ वेक्टर, इज अ सब स्पेस ऑफ एफ ओवर एफ डैश इफ, देखो ध्यान से देखो, एफ ओवर एफ डैश ये कोई भी वेक्टर स्पेस हो, ठीक है, जिसमें ये दोनों क्या हो, फील्ड हो, ये चीज बोल रहा है ये, अब तक तो बस ये चीज बोल रहा है। दूसरी चीज क्या बोल रहा है, मुझे F1 ओवर F2 ये सब स्पेस होगा, कब होगा, पहली चीज जब F2 इसके इक्वल हो, सबसेट ना हो जी, इक्वल हो, मतलब F2 और F डैश जो दोनों सब फील्ड है ना, जो दोनों फील्ड हैं, ये दोनों फील्ड इक्वल हो, कोई और फील्ड इनके अलावा आई तो वो सब स्पेस नहीं बनेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ये इसका सबसेट हो और ये इसका सबसेट हो, बात आ रही है समझ में, नहीं आ रही है, देखो बड़े ध्यान से देखो, ये दोनों चीजें इक्वल हो, ये इसका सबसेट हो और ये इसका सबसेट हो। मैं समझा पाया नहीं समझा पाया, बोलो। देखो F2 इज इक्वल टू एफ डैश, F2 इज इक्वल टू एफ डैश, ठीक है, एंड F2 इज सबसेट ऑफ F1, F2 इज सबसेट ऑफ F1, ये भी ठीक है। अब होगा F1 इज सबसेट ऑफ F, F1 इज सबसेट ऑफ F, डेफिनेशन लिख रखी है मैंने, फिर से लिख दी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है, ठीक है। इसके बारे में तो क्या ही बोलना, वेस्टेज ऑफ टाइम में तो हम सब महारथी हैं, ठीक है ना। ओके देखो ये चीज आई, जो चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी मेरे पास वेक्टर स्पेस दे रखो एफ ओवर एफ डैश, जहां पर एफ भी फील्ड हो एफ डैश भी फील्ड हो, तो सब स्पेस क्या होगा, F1 ओवर F2 मेरे पास सब स्पेस होगा, कब, जब F2 और F डैश दोनों इक्वल हो, ये ध्यान रखना जी, दोनों इक्वल हो, ठीक है, दोनों इक्वल हो, F2 F1 का सबसेट हो और F1 F का सबसेट हो, ठीक है। आज देखो मेरे पास क्या हो रहा है, ये R है क्यू रूट टू है, क्यू रूट टू के इक्वल हो, मतलब ये दोनों क्या हो जी, इक्वल हो, दोनों इक्वल हैं, ठीक है। अब तक तो क्यू रूट टू इसका सबसेट हो, ठीक है ना, कि दूसरी कंडीशन ये इसका सबसेट हो, ये इसका सबसेट है क्या, क्यू रूट टू में रेशनल नंबर की, ये इसमें ये रेशनल नंबर है, तो ये इसका, समझ में आई ना जी, नहीं है सबसेट, सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड पॉइंट जो वायलेट कर रहा है, ठीक है। ये देखो अब Q और क्यू रूट टू दोनों फील्ड इक्वल होनी चाहिए थी, आज फील्ड ही इक्वल नहीं हुई। अब चाहे बेशक Q इसका सबसेट हो, लेकिन हु केयर्स, ठीक है ना जी, ओके। क्यू रूट टू का ठीक है, क्यू रूट टू इसका सबसेट है, ठीक है। अब मैं जानता हूं जी C पर, C इसका सबसेट हो R का, व्हाट रबिश, C तो इतने एलिमेंट्स, मतलब इतने एलिमेंट्स, C तो बहुत बड़ी फील्ड है जी, R तो उसका सबसेट है, ठीक है, तो ये बोल रहा है C सबसेट है R का, ये भी गलत, ठीक है। क्यू रूट टू के इक्वल हो, ठीक है, क्यू रूट टू इसका सबसेट हो, ये इसके सबसेट है, ठीक है। अब ये क्यू रूट टू इसका सबसेट हो R का, बात आ रही है समझ में जी, Q और क्यू रूट टू दोनों इक्वल हैं, नहीं है। C और क्यू रूट टू दोनों इक्वल हैं, नहीं है। C और क्यू रूट टू दोनों इक्वल हैं, नहीं है। R और क्यू रूट टू दोनों इक्वल हैं, बस यही था फिर तो। अच्छा अब बताना, ये एक और क्वेश्चन देखो इसमें, जैसे मैं IX में एक और क्वेश्चन लिख दूं, Q ओवर, अच्छा Q ओवर क्यू रूट टू तो ठीक है, हो ही गया, ठीक है। अब आप समझ गए ना, पॉइंट समझ में आ गया। जैसे ये C ओवर क्यू रूट टू, इसका बताओ R ओवर क्यू रूट टू, ठीक है, बताना। और तो कुछ क्वेश्चन बनेगा जी। देखो ये दोनों फील्ड सेम है आज, ये इसका सबसेट है, ठीक है, C इसका सबसेट है, नहीं ये वाला, ये तो क्वेश्चन पहले ही हो गया, ओके, क्वेश्चन सारे हो चुके हैं भाई। अब तो फिर ये इसके इक्वल है, ये इसका सबसेट है, बिल्कुल है, क्या ये उसका सबसेट है, बिल्कुल है, तो ये फील्ड है, ठीक है जी। ये अब अगर मुझे क्वेश्चन चेंज करना है तो मुझे वेक्टर स्पेस ही चेंज करना पड़ेगा। अब R की जगह C लिख कर देख सकते हो, या R की जगह क्यू रूट टू ही लिख कर देख सकते हो, ठीक है। R की जगह क्यू रूट टू लिख कर देखो, सारे क्वेश्चन चेक करो कि होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। अब मैं इस पर क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो अभी मैंने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताई थी। अगर मेरे पास अल्फा बीटा स्केलर से जाएंगे और V1 V2 उस सेट से होंगे W से, तो अल्फा V1 प्लस बीटा V2 उसी सेट में बिलोंग करने चाहिए, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे अब मैं उन्हें लिखने वाला हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं जो हमने अभी पढ़ा है उसके बेस पर है, ठीक है, सारे सारे क्वेश्चन हमने अभी क्या पढ़ा है,
मैंने भी देखा था कि एक मेरे पास सेट है, दूसरा सेट है, एक सेट से, ठीक है वो चीज़ मैं नहीं बताता आपको। अब एक सेट में W मैंने लिया, ये मेरे पास V था, ये मेरे पास F था। अब जो मैंने W सेट लिया वो नॉन एम्प्टी था V का। अब मुझे प्रूव करना था कि W मेरे पास क्या है, सब स्पेस। ठीक है, ठीक है जी, W मेरे पास क्या है, सब स्पेस। तो मैं ये चीज़ कैसे देख पाऊंगा, मेरे पास कोई V1 और V2 है जो W में बिलोंग करेंगे, मेरे पास कोई अल्फा 1 और अल्फा 2 है जो F में फील्ड में बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास क्या होना चाहिए, इन दोनों का सम भी बिलोंग करना चाहिए W में, और इसका और इसका एक्सटर्नल कंपोजिशन जिसे बोलते हैं, मतलब अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी ये वेरीफाइड होना चाहिए W। तो इसका मतलब अल्फा 1 और V1 ये भी W में बिलोंग करने चाहिए, मतलब मैं अल्फा 2 और V2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ अब इसी के बिहाफ पे ना मुझे सारे क्वेश्चंस करने हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन ज़्यादा लिखने की वजह से थोड़े छोटे छोटे लिख दिए हैं, तो हो सकता है ना दिखाई दे रहे हो आप लोगों को, बट मैं इन्हें करता रहूँगा, रिपीट करता रहूँगा। ठीक है, ओके। तो आपको बस अब ये चीज़, ये कंडीशन याद रखनी है, ठीक है ना। ये जो कंडीशन है मेरे पास, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है किसी भी सेट को सबस्पेस प्रूव करने के लिए, और शर्त यह है कि वो सेट भी एक वेक्टर स्पेस का सेट होना चाहिए। ठीक है ना जी, ओके। तो ठीक है, फिर अब हम क्वेश्चन देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन पहले देखो, इसने वेक्टर स्पेस क्या लिया है जी, C3। ये क्या लिया है इसने, C3, और फील्ड इसने क्या लिया है, C। ठीक है जी, ये इसने वेक्टर स्पेस लिया है, ये इसने फील्ड लिए। अब इसके अंदर का जो सेट लिया है ना उसने, वो क्या लिया है, W। जो W लिया है इसने वो क्या है जी आपके पास, W है आपके पास एक ट्राइड, अल्फा बीटा गामा का ट्राइड, जो सबसेट है C3 का। ठीक है, अब ये कहता है फिर फर्स्ट कंडीशन आपको ये बोलता है कि अल्फा प्लस बीटा अगर आपके पास 1 हो, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इसमें 1 हो, गामा कुछ भी हो जी, बस अल्फा प्लस बीटा आपके पास 1 होना चाहिए और गामा आपके पास कुछ भी हो। अगर ये आपके W के सेट में बिलोंग करेगा तो मैं इसे V1 मान लूँ। ठीक है, तो ये पूछता है कि क्या ये फर्स्ट कंडीशन में सबस्पेस होगा, W सबस्पेस होगा वेक्टर स्पेस का, बताओ जी। अब आप पॉज कर सकते हो, वही कंडीशन लगा सकते हो, अल्फा V1 प्लस अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 जो W में बिलोंग करनी चाहिए। अब आप देखोगे कि मैं क्या करता हूँ, मैं ना ऐसे करता हूँ कि मैं इसे 0 लिख लेता हूँ और मैं इसे 1 लिख लेता हूँ, लिख सकता हूँ। कोई बच्चा पूछ सकता है सर 0 और 2 भी लिख सकते हैं, 0 और 2, तो 0 प्लस 2 मतलब अल्फा और बीटा, मतलब फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट उसने कहा है फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को जब ऐड करो ना तो 1 आना चाहिए, तो मेरे पास 0 और 1 बस, समझ रहे हो ना। हाफ प्लस हाफ भी लिख सकता था, 1 आना चाहिए, 1 और 0 भी लिख सकता था, जैसे मैं अब इसमें 1 और 0 लिख लूंगा। यहाँ गामा अल्फा बीटा गामा था ना, गामा 1 ले लो, यहाँ गामा 2 ले लो, कुछ भी ले लो, यहाँ तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये भी V2 का एलिमेंट है, लिख सकता हूँ, लेकिन मैं 0 2 नहीं लिख सकता था, समझ रहे हो, क्योंकि 0 प्लस 2 हो जाता, लेकिन अल्फा प्लस बीटा की कंडीशन 1 होनी चाहिए। अब अगर मेरे दो V1 और V2 हैं जो मेरे W में बिलोंग कर रहे हैं, तो इन दोनों का सम भी मेरे को क्या पता है कि W में बिलोंग करना चाहिए था, तो 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, यहाँ तो कुछ भी आए क्या फर्क पड़ता है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा आज मेरे पास फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को जोड़कर क्या आता है 2, लेकिन आना क्या चाहिए था 1, तो इसका मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू। बात आई थी समझ में, आ गई होगी। ठीक है, अब देखो सेकंड क्या है आपके पास, अल्फा प्लस बीटा आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हो, सीधी सादी सी बात है। इसमें भी अल्फा प्लस बीटा मतलब पहले कोई भी दो सम्स हों, वो क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। ठीक है, अगर आप इसमें, ठीक है, तो आप ऐसा करो ना, देखो W आपके पास मान लो आप कोई भी V1 ले लो, तो जैसे अब आपने ले लिया, मान लो कि कोई भी वेक्टर हो 1 1 1 हो, ठीक है, ये V1 वेक्टर है। आपकी फील्ड क्या है जी, यहाँ पर फील्ड है आपकी C। इसका मतलब जो आपका, जो मैं फील्ड लेता था अल्फा 1 और अल्फा 2 बीटा 1 और बीटा 2, तो जो यहाँ से जो मैं नंबर लूंगा वो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा ले सकता हूँ। तो अब अगर मैं इसे आयोटा से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है,
आयोटा से अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा मेरे पास 1 1 1, ये भी मेरे पास W में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब आयोटा आयोटा आयोटा, ये भी मेरे पास W में बिलोंग करना चाहिए, है ना। मैं वही वाली प्रॉपर्टी चेक कर रहा हूँ, α1 B1 बिलोंग्स टू W, इसके एक्सटर्नल कंपोजिशन, ठीक है। अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखते हैं ना, ठीक है। अब इसमें अल्फा से कंफ्यूज मत होना, यहाँ मैंने अल्फा फील्ड के लिए लिया और ये तो इसने यहाँ पर अल्फा बीटा लिख दिया। ए बी सी भी लिख सकता था, तो ए प्लस बी, मतलब फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट पर ध्यान दो, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट इसके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए थे, तो ये इसका मेंबर हुआ। तो मैं अब अगर इसे किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करूँ जो फील्ड से आ रहा हो, जो आयोटा है, ठीक है, तो वो भी इसी में आना चाहिए था, लेकिन आज मेरा आयोटा आयोटा आ गया। अब आयोटा प्लस आयोटा बताओ जी, कॉम्प्लेक्स में देखेंगे ठीक है, अब वेट करो अब कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। देखो तो अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं आता, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो थर्ड, अल्फा बिलोंग करता है आर में, अल्फा बिलोंग करता है जी मेरा आर में, यहाँ बीटा और यहाँ गामा, ये इसे V1 बोल दो, V1 बोल दो, V1 W में बिलोंग करता है। अल्फा आर में है तो मतलब वो कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ठीक है। तो अब ये बताओ जी, क्या ये सी क्यूब का सबस्पेस होगा? अल्फा अगर आर में है तो आप इसको आयोटा से अगर आप मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ, समझ रहे हो ये चीज? ये जो 2 है ना, ये जो फर्स्ट, इसका जो फर्स्ट कैंडिडेट है, मतलब इसका जो फर्स्ट कैंडिडेट ही लिख देता हूं मैं, अब कैंडिडेट की स्पेलिंग आप लिख लेना, ठीक है ठीक है, कैंडिडेट नया वर्ड आ गए तो, ठीक है। देखो इसका जो फर्स्ट कैंडिडेट है वो मेरे पास रियल नंबर से आना चाहिए, मानते हो चाहे कुछ भी हो वो रियल नंबर से आना चाहिए। आज ये सेट लिया मैंने, मान लो 2 और 0 और 3 जो भी है, 0 और 3 कुछ भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो पहला वाला जो कैंडिडेट है मेरे पास, ठीक है, जो पहला वाला कैंडिडेट है वो 2 है। 2 मेरे पास कहाँ से आना चाहिए, क्या कहता है कि जो 2 है मेरे पास रियल नंबर से आना चाहिए, तो वो W में होगा। मैंने कहा ठीक है, तो W में है। अब अगर मैं इसे आयोटा से मल्टीप्लाई करूँ, कर सकता हूँ, आयोटा एक फील्ड का एलिमेंट ले रहा हूँ मैं एक्सटर्नल कंपोजिशन के लिए, फील्ड मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मैं ले सकता हूँ, ठीक है। तो आयोटा से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ जाएगा 2 आयोटा 0 3 आयोटा। इन दोनों को तो मुझे वैसे भी चेक नहीं करना था, बस मेरे को फर्स्ट कैंडिडेट देखना था, और मेरा फर्स्ट कैंडिडेट 2 आयोटा वो रियल नंबर का होना चाहिए था, लेकिन आज मेरे पास ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर में चला गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी, समझ रहे हो जी? नहीं समझ रहे हो? फिर बड़ी दुविधा हो जाएगी। तो ये भी सब स्पेस नहीं हुआ, तो सर एक आध एग्जांपल ऐसा बताओ जो सब स्पेस बन जाए, फिर मजा आए। चलो फिर देख लेते हैं। अच्छा अब आप इसे ट्राई करना, अगर मैं C की जगह फील्ड को R ले लूं और C क्यूब की जगह मैं फील्ड को R क्यूब ले लूं, ठीक है, इसी क्वेश्चन में आप बताना ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी या नहीं होंगी। अच्छा अब देखो एक और क्वेश्चन है, इसमें कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस है, मतलब वेक्टर स्पेस क्या है, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल्स का है, ठीक है। M एक सबसेट है ऑफ ऑल दोज वेक्टर्स पॉलिनोमियल P फॉर विच P हैज डिग्री 3। बता सकते हो जी सही है गलत है? M क्या है, वो पॉलिनोमियल का सेट है जिसमें पॉलिनोमियल हैज डिग्री 3, ठीक है। इसका मतलब P और फिर Q भी कोई ऐसा ही पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री 3 होगी। तो अगर मैं ये कहूं कि अल्फा P प्लस में बीटा Q मुझे चेक करना है जो M में ही करे बिलोंग, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी 3 होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं अगर कोई और पॉलिनोमियल ले लूं, जैसे P मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया x³ प्लस x, और अगर मैं Q ले लूं माइनस x³ प्लस 2, तो अगर ये क्या ये P जो है बिलोंग कर रहा है M में, बिल्कुल कर रहा है। Q बिलोंग कर रहा है M में, बिल्कुल कर रहा है। सम ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स भी बिलोंग करना चाहिए M में, क्या ये कर रहा है? इसका मतलब नॉट अ सबस्पेस। बात आ रही है जी, समझ में नहीं आ रही है? PT इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 whenever t is greater than equal to 0 and less than equal to 1 बोल लो बेशक, ठीक है। इसका मतलब पॉलिनोमियल ऑफ t कोई भी हो, मतलब पॉलिनोमियल ऑफ t² मान लो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। पॉलिनोमियल जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का है। अब मेरे पास क्या कहता है ये कि इस टाइप की कोई भी पॉलिनोमियल सबस्पेस बनाएंगे तो फील्ड मेरे पास कहाँ से है जी, फील्ड कॉम्प्लेक्स की है। तो मैं आज अगर इसे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो बात बिगड़ जाएगी,
ठीक है ना जी। मैं अब मैं कह नहीं पाऊंगा कि पॉलिनोमियल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या नहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आ गया ना जी, कॉम्प्लेक्स नंबर, अब मैं कैसे बता पाऊंगा। ठीक है, थर्ड, m एक ऐसे पॉलिनोमियल का सेट है जो pt इक्वल टू p ऑफ 1 माइनस टी ला रहा है फॉर ऑल t। ठीक है, इसका मतलब q क्या लाएगा, qt ऑफ q ओवर 1 माइनस टी फॉर ऑल t। p अगर बिलोंग कर रहा है m में, q अगर बिलोंग कर रहा है m में, ठीक है, तो अल्फा p प्लस बीटा q, मुझे तो ये प्रूव करना है कि ये भी m में बिलोंग करेगा। ठीक है जी, मानते हो नहीं मानते हो? ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, अल्फा p प्लस में बीटा q, मैं इसे ऐसे लेके चलता हूं, अल्फा p प्लस में बीटा q ऑफ t। ठीक है जी, मैं इन्हें लेकर चलूं अगर, तो हाँ ठीक है, देखो p बिलोंग टू m है। ठीक है, तो देखो अल्फा पी टी, ठीक है, प्लस बीटा ऑफ क्यू टी, ये भी बिलोंग करना चाहिए m में। ठीक है, अल्फा पी टी क्या है जी, पी टी मेरा p ऑफ 1 माइनस टी है, p ऑफ 1 माइनस टी है, प्लस में बीटा ऑफ क्यू टी क्या है जी, q ऑफ 1 माइनस टी है। ठीक है, तो अल्फा ऑफ p प्लस बीटा ऑफ q 1 माइनस टी, समझ रहे हो? मतलब देखो, जब p था यहाँ तो p 1 माइनस टी हो गया, q था यहाँ तो q 1 माइनस टी हो गया, ये है आज यहाँ p, समझ रहे हो ना एक तरह से, ये आज मेरे पास यहाँ p है, p, तो मेरे पास pt p 1 माइनस टी हो गया, ये अगर q है तो q 1 माइनस टी हो गया। मतलब बेसिकली ये जो फॉर्म है ना, ये इसमें एग्जिस्ट कर गई, समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब ये क्या है, सबस्पेस है। ठीक है जी, ये सब स्पेस है और सब नहीं थे। इसमें भी कॉम्प्लेक्स की जगह रियल वेक्टर स्पेस से ट्राई करो, उधर रियल फील्ड ले लो। ठीक है, सारे सारे क्वेश्चन करो और फिर मेरे को बताओ कि इसके रिजल्ट सेम आएंगे या डिफरेंट। बताओ, सेम आएंगे या डिफरेंट? सेम आएंगे रिजल्ट। बस ये ध्यान रखना कि इस बार अब जैसे आयोटा ले रहे थे ना यहाँ कहीं, हम अब -1 ले सकते हैं। करना ट्राई, मेरे को बताना। चलो ठीक है, ये भी ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छा है। ओके, अब देखो, अब बताओ मेरे को, इज आर स्क्वायर ए सबस्पेस ऑफ आर क्यूब? आर स्क्वायर सबस्पेस है जी आर क्यूब का, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये ए कोमा बी है, ए बी सी है, ए बी, ये 2 एलिमेंट्स का है जी, 2 टपल, ये 3 टपल है। अब एक बच्चा कह सकता है सर ए बी 0 अगर ऐसे हो तो भी तो वो उसी में जा रहा है, तो सर सबस्पेस बना सकते हैं, बन सकता है। बताओ, क्या वो बच्चा सही कह रहा है गलत? देखो दोनों सेट ही डिफरेंट है, एलिमेंट ही डिफरेंट है। ये इसका है और ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स के एलिमेंट है, तो मैं बात ही नहीं कर सकता उसमें। ठीक है, तो आर स्क्वायर इज अ सबस्पेस ऑफ आर क्यूब? नहीं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, फोर्थ क्वेश्चन देखो, V इज द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम R to R। V इज द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम R to R। अच्छा जी, ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फंक्शंस आर सबस्पेसेस ऑफ V? फर्स्ट है जी W क्या है, ऑल F विच आर कॉन्टिन्यूअस, F सच दैट F आर कॉन्टिन्यूअस। और देखो कॉन्टिन्यूस की प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी है, एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, दूसरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, दोनों का सम कॉन्टिन्यूस। एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, अगर उसको मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तब भी तो कॉन्टिन्यूस ही रहेगा, कितना फर्क पड़ जाना ना उसमें। ठीक है, तो बेसिकली ये वही वाली बात हो गई, अगर f कॉन्टिन्यूस है और g लिखूँ तो g कॉन्टिन्यूस होगा, तो f प्लस g वो भी कॉन्टिन्यूस होगा, किसी अल्फा से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया प्रूव। ठीक है जी, हो जाएगा, आसान है। इनफैक्ट यहाँ कॉन्टिन्यूस की जगह अगर क्वेश्चन में डिफरेंशिएबल लिखा होता, बाउंडेड लिखा होता, एक आध क्वेश्चन में तो शायद होना चाहिए बाउंडेड। ठीक है, बाउंडेड होगा, डिफरेंशिएबल होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, या और भी कुछ इधर उधर खा जाए तो वो सब क्या है, सबस्पेस बनाएगा। ठीक है, ओके। ऑल फंक्शन f such that f of -1, w is all function f such that f of -1 is equal to 0। ठीक है जी,
एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। तो g ले लो सच दैट g ऑफ -1 भी 0 आएगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, अल्फा ऑफ f प्लस में बीटा ऑफ g ऑफ x। तो अल्फा ऑफ f और 0 देखना है मेरे को, f में 0, अल्फा ऑफ 0 प्लस में बीटा ऑफ 0। अल्फा ऑफ f0 क्या होता है जी, f हो 0 नहीं जी, मेरे को -1 देखना है। ठीक है, ये गलतियां तो होती रहती है, माफ कर दोगे ना इनके लिए। देखो अल्फा ऑफ f ऑफ -1, f ऑफ -1 क्या हो जाएगा, अल्फा डॉट 0 प्लस बीटा ऑफ -1 बीटा डॉट बीटा ऑफ g ऑफ -1। ठीक है, तो बीटा डॉट 0 इक्वल टू 0 प्लस 0। ओ माय गॉड, दैट्स अ डिफिकल्ट वन। ठीक है, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 आ गया। तो बेसिकली ये जो पॉलिनोमियल था ये भी 0 आ गया, तो इसमें इसी में बिलोंग कर गया। इसका मतलब ये भी क्या हो गया जी, सब स्पेस हो गया। ठीक है, थर्ड देखो, एफ ऑफ, मेरे को हैंडराइटिंग नहीं समझ में आ रही किसकी, मेरी, एफ ऑफ 3 है शायद, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 1 प्लस एफ ऑफ -5 लग रहा है। देखना सही लग रहा है गलत लग रहा है, अगर प्रूव हो गया कुछ डिस्प्रूव हो गया तो सही है, नहीं हुआ तो हमसे हम बोल देंगे क्वेश्चन गलत है। ठीक है ना। देखो ऑल एफ सच दैट एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। अच्छा सॉरी, ये तो हो गया ना, और हाँ ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये ठीक है। देखो W इज इक्वल टू एफ सच दैट एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 1 प्लस एफ ऑफ -5। ओके, तो मुझे प्रूव करना है अल्फा एफ प्लस में बीटा जी भी एट 3 पर बिलोंग करे W में। तो मैं ऐसे लेकर चलता हूँ अल्फा ऑफ F3 प्लस में बीटा ऑफ G3। ठीक है, तो अल्फा ऑफ F3 क्या हो जाएगा, अल्फा ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ -5 प्लस बीटा ऑफ 1 प्लस G ऑफ -5। ठीक है, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा अल्फा दिस प्लस अल्फा ऑफ एफ ऑफ -5 प्लस बीटा ऑफ G ऑफ -5। ठीक है जी, तो ये आपका क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा ऑफ एफ ऑफ -5 प्लस बीटा ऑफ G ऑफ -5। ये आ गया, जबकि F3 इक्वल टू G3 अगर होगा तो ये क्या आ जाएगा, G3 अगर होगा तो 1 प्लस G ऑफ -5, तो F प्लस G भी इसी में आना चाहिए, 1 प्लस 1 प्लस एफ ऑफ -5 प्लस G ऑफ -5। तो 2 प्लस समथिंग आ जाएगा, तो ये तो नहीं होगा इसमें, तो वेक्टर स्पेस नहीं होना चाहिए, है ना जी। लेकिन इस डेफिनेशन से भी अल्फा एफ प्लस जब नहीं है तो इससे प्रूव कैसे होगा, सीधी सारी बात तो ये भी है। ठीक है भाई, एक चीज आप समझ रहे हो ना, अगर f एक पॉलिनोमियल है, सॉरी फंक्शन है, तो f3 ये है, और g3 क्या आ जाएगा, 1 प्लस G ऑफ -5। ठीक है जी, ये आ जाएगा G3 इक्वल टू 1 प्लस G ऑफ -5, F3 आ गया। तो F प्लस G3 भी इसी में बिलोंग करना चाहिए W में, तो F3 प्लस G3 भी इसी टाइप का होना चाहिए। ठीक है, मतलब 1 प्लस क्या आना चाहिए, ये किसके इक्वल आना चाहिए, 1 प्लस F प्लस G ऑफ -5, ये ऐसे आना चाहिए इसके इक्वल, ये इसके इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, अच्छा ये मैंने कुछ, हाँ ये G ऑफ -5 ऐसे। ठीक है, हाँ ठीक है, इसमें क्योंकि ये चीज़ मेरी 1 आनी चाहिए थी ना। देखो ऐसे यहाँ पर देखो, सम देख लो सीधा सीधा, इसमें सम से इजी हो जाएगा। देखो एफ कहाँ गया मेरा, एफ प्लस जी ऑफ 3 मेरा इसके इक्वल आना चाहिए था। अब ये आ गया F3 प्लस G3, F3 मेरा क्या आता है, 1 प्लस एफ ऑफ -5, G3 क्या आता है, 1 प्लस G ऑफ -5, तो ये आ गया 2 प्लस एफ ऑफ -5 प्लस G ऑफ -5, 2 आ गया ना यहाँ, ये मतलब 2 प्लस एफ प्लस G ऑफ -5। आना मेरा क्या चाहिए था, 1 प्लस G ऑफ, इसलिए ये भी क्या होगा जी, सब स्पेस नहीं होगा। ठीक है, ये भी सब स्पेस
नहीं होगा। ठीक है जी, जो नहीं होगा वो नहीं होगा। ठीक है, अच्छा सारे करने हैं क्या ऐसे ही, खुद नहीं करोगे कुछ? फोर्थ होगा, अच्छा मैंने थर्ड छोड़ दिया, ओके फोर्थ हो गया। ठीक है, अब देखो थर्ड ये क्या कहता है, थर्ड ये कहता है ऑल एफ सच दैट एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ 1, डब्ल्यू इज अ सबसेट सच दैट एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ 1 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं अल्फा एफ प्लस में बीटा जी को एट 0 पर जब भी अप्लाई करूं तो ये मेरे पास इसमें आना चाहिए डब्ल्यू में। इसका मतलब ये इस टाइप से आना चाहिए कि दिस अल्फा एफ प्लस में बीटा जी 0 पर क्या आ जाए, अल्फा एफ प्लस में बीटा जी 1, ये आ जाए, है ना भाई? यही तो बोल रहा है वो कि कोई भी फंक्शन होगा वो इस टाइप से आ जाए। तो आज मेरे पास ये फंक्शन है तो वो इस टाइप से आएगा, सीधी बात है। ठीक है ना जी? ठीक है, तो मैंने इसको सॉल्व करने की थोड़ी सी कोशिश की। ठीक है, अल्फा f0 f1 हो गया, बीटा g0 g1 हो गया, अल्फा मैंने 1 को अलग देख लिया, अल्फा f प्लस में बीटा g मेरा 1 अलग चला गया, ये तो आ गया इसके इक्वल। इसका मतलब ये क्या है, सबस्पेस है। ऑल f सच दैट f ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या है जी, ये देखो ऐसे है, f ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू f ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखोगे जब एफ एक्स स्क्वायर प्लस जी ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा इक्वल टू ये, इन दोनों का जब सम आएगा वो उसके इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सबस्पेस नहीं बनेगा, आप ट्राई कर लेना, इससे हो जाएगा। बस प्रॉपर मतलब बस डेफिनेशन लगानी जी, और है ही नहीं कुछ, बेसिकली देखा जाए तो किसी में कुछ नहीं है। इधर आ जाओ, सेट ऑफ ऑल ऑड फंक्शंस। ऑड फंक्शंस आपको पता है जी क्या होते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स जब आपके पास माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाए, इवन फंक्शन एफ ऑफ माइनस एक्स जब आपके पास एफ एक्स आ जाए, सब होते हैं जी सब स्पेस, आप ट्राई कर सकते हो इन्हें। बाउंडेड फंक्शंस भी होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर्स अल्फा इन आर एन, सब स्पेस ऑफ आर एन ओवर आर, डब्ल्यू में जो भी सेट है ना वो आर एन से लिया गया है, मतलब डब्ल्यू इज अ सबसेट ऑफ आर एन, और आपके पास आर एन ओवर आर ये वेक्टर स्पेस दे रखा है। ठीक है, फील्ड आपको आर दे रखी है, इंपॉर्टेंट चीज ये है जी, फील्ड आपको क्या दे रखी है, आर, तो अल्फा बीटा यहाँ से आएंगे, और V1 और V2 जो भी मैं W में से लूंगा, V1 और V2 वो मेरे आर एन टाइप के होंगे। और आर एन में किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, A1 A2 डॉट 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 AN टाइप के। ठीक है ना जी, ये इस टाइप के लिख रहे हैं। तो मेरा फर्स्ट क्या कहता है कि W एक सेट है ऑल अल्फा सच दैट A1 इज लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब इसमें जो भी हो, मतलब मैं पहले 2-3 एलिमेंट्स के लिए ले रहा हूँ, इनफैक्ट बोल भी रहे कि 3 के लिए देख सकते हो। तो मैंने A1 A2 और A3 देखा, A1 कहता लेस देन इक्वल टू 0, मतलब ये बिलोंग करके जी W में, आज फर्स्ट क्वेश्चन है बिलोंग कर गया W में। अब वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन दो ही प्रॉपर्टी हैं, तो मैं उसे किसी भी फील्ड से नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। फील्ड मेरे पास आज R है तो मैं इसे -2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, -2 से मैं जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2, यहाँ -2A2, यहाँ -2A3, मेरे को उसको देखना भी नहीं है, बस मेरे को ये चीज़ देखनी है 2, ये चीज़ प्लस आ गई, पॉजिटिव आ गई, और जो कि आनी क्या चाहिए थी, फर्स्ट के इस रूल के हिसाब से A1 इज लेस देन इक्वल टू 0, फर्स्ट एलिमेंट है वो लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए था, तब बिलोंग करता W में, आज नहीं है, इसका मतलब सब स्पेस नहीं है। ठीक है, सेकंड देखो, ऑल अल्फा सच दैट A1 प्लस A2 प्लस AN इक्वल टू K, इसका मतलब W एक ऐसा सेट है जिसमें A1 प्लस A2 प्लस A3 एक तरह से K है, ये मान सकते हो, N इक्वल टू 3 इसलिए मान रहा हूँ मैं, मेरे को भाई ठीक है, तो इक्वल टू K है, इसका मतलब तीनों एंट्रीज को अगर मैं जोड़ दूं तो वो क्या आ रहा है K, तो K को ना कुछ मान लो आप नंबर, इजी हो जाएगा फिर इससे, K को 1 मान लो, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 मेरे पास 1 आना चाहिए, और तो 1 0 0 ऐसे ले लूँ पहला वेक्टर, मतलब इसे मैं
V1 बोलता हूँ जो W में है, तो मैं V2 ले लूँ दूसरा 0 1 0, ये W में होना चाहिए। तो V1 प्लस V2 मेरा ये भी W में आना चाहिए, 1 1 0, ये भी W में आना चाहिए। W में आने का मतलब तीनों एंट्रीज का सम 1 आना चाहिए था, लेकिन आज मेरे पास ये 2 आ गया, इसका मतलब धोखा हो गया। k इक्वल टू 0 होगा ना इनफैक्ट, तभी शायद सही हो जाएगा, तभी वेक्टर सबस्पेस हो जाएगा अगर k इक्वल टू 0 होगा। तो देखना आप k इक्वल टू 0 पर a1 प्लस a2 प्लस a3 0 सबस्पेस होगा। आप चेक कर लेना जहाँ तक होगा k इक्वल टू 0 पर, ठीक है। a3 इज एन इंटीजर। अब बताओ जी, a1 है कुछ, a2 है कुछ और a3 एक इंटीजर है। इंटीजर तो ठीक है भाई, मैंने 3 मान लिया। ये जो भी है, जो भी मेरे पास W में आ रहा है, थर्ड क्वेश्चन थर्ड है ये, ठीक है ना, ठीक है। a1 a2 a3 ये V1 है, ये वेक्टर है W का, ठीक है। अब मुझे सबस्पेस अगर प्रूव करना है तो ये सबस्पेस कैसे मैं प्रूव कर पाऊंगा, ये जब है ही नहीं। तो देखो 3 इंटीजर है, मतलब इसमें जो भी एलिमेंट आएंगे ना, वो उसका जो थर्ड एलिमेंट होगा वो इंटीजर होगा। और मेरे पास फील्ड R दे दी, तो R तो रियल नंबर में 1/2 भी होता है। तो मैंने आज उसे इससे मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूं तो W में आना चाहिए था, लेकिन a1 a2 और 3/2, आज 3/2 इंटीजर ही नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग टू W आ गया। इसका मतलब ये भी सबस्पेस नहीं है। a2 इक्वल टू a1 स्क्वायर, ये भी आप देख लोगे, ये भी सबस्पेस नहीं होगा। कैसे नहीं होगा भाई, ये 1 1 और जो भी है एंट्री ऐसे ले लो, और ये 2 4 ऐसे ले लो। फोर्थ क्वेश्चन बता रहा हूँ जी, ठीक है। ये V1 है, ये V2 है, V1 प्लस V2 3 5, और यहाँ भी समथिंग आ जाएगा। आज मेरे पास 5 इज नॉट इक्वल टू 3 स्क्वायर आ रहा है ना, और जबकि इसमें 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये ठीक हो गया था। तो इसका मतलब ये भी नहीं है। पहले दोनों एलिमेंट के प्रोडक्ट 0 होनी चाहिए। 1 0 0 ले लो, 0 1 0 ले लो, ये तो बहुत जगह काउंटर एग्जाम्पल का काम करता है जी। 1 0 0 मतलब a1 a2 0 आ गया, a1 a2 0 आ गया, इन दोनों का सम करूंगा तो 1 1 0, a1 a2 1 आ रहा है। आना कितना चाहिए था, 0 आना चाहिए था, लेकिन 1 आ रहा है, इसका मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू W। इसका मतलब ये भी सबस्पेस नहीं होगा। ऑल अल्फा सच दैट a2 इज रेशनल, सेकेंड एलिमेंट रेशनल हो, फील्ड तो मेरी रियल नंबर है, सेकेंड एलिमेंट रेशनल हो, फर्स्ट को छोड़ दो, सेकेंड एलिमेंट रेशनल हो, क्यूब का हो, और थर्ड कोई भी हो, फर्स्ट और थर्ड से मुझे कोई मतलब नहीं, सेकेंड रेशनल है, तो क्यों ना मैं √2 से मल्टीप्लाई कर दूं, या √3 से, या √5 से, या √7 से, या √11 से ठीक है। तो एक्सटर्नल कंपोजिशन के हिसाब से, मतलब अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ये जहाँ इसका जो सेकेंड एलिमेंट है वो अब इरेशनल बन गया, लेकिन ये कहता है कि a2 इज रेशनल। इसका मतलब ये भी सबस्पेस नहीं होगा। इसका मतलब हमने अब तक हमारा वेक्टर स्पेस और वेक्टर स्पेस के क्वेश्चंस, सबस्पेस और सबस्पेस के क्वेश्चंस, और तो और सारे के सारे इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री, सारे के सारे वेक्टर्स, स्केलर्स हमने पढ़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग।